हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं फिर से फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और ये वही सवाल है जो एग्जाम में आया हुआ है। क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया था, तो ये हमारा एपिसोड 2 है। कल मैंने एपिसोड फर्स्ट पढ़ाया था, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज उसको जरूर देखना। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ, और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहला टॉप पे वो लिंक डाला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एपिसोड फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा। इसके बाद जो भी कुछ बचा खुचा रहेगा तो एपिसोड 3 में डाल दूंगा, वो आप लोग बोलेंगे तो जरूर ला दूंगा। ठीक है ना। तो ये है आया हुआ सवाल, है बहुत इंपॉर्टेंट। और जब इस वीडियो का पूरी वीडियो जब देखोगे तो लगेगा यार इतना आसान सा सवाल ये सब मतलब एग्जाम में देता है कि मतलब आपके अंदर ना एकदम जो ग्लूकोज की मात्रा बहुत काफी बढ़ जाएगी और शक्ति आ जाएगी अंदर से कि वाह बहुत ही मजा आ जाएगा एग्जाम देने। तो आपके अंदर हौसला आएगा कि 480 तो लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। इस तरह से फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, सोशल का भी लाके आपको कुछ दिखा दूंगा, एक्सपोज कर दूंगा कि कैसा कैसा सवाल आता है। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना और वन बाय वन करके नीचे कमेंट करने की कोशिश करना। ठीक है। सबसे पहला सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये सवाल बहुत बार इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा गया। कभी दर्पण बोल देगा, कभी लेंस बोल देगा, तो यहाँ पे दर्पण बोला जा रहा है। ठीक है, तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होते हैं ना। तो वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। देखिए, दर्पण बोले या लेंस बोले, दोनों में फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। मतलब उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी क्या होता है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी धनात्मक। लेकिन अगर बोला जाए अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। और अवतल लेंस की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो लेंस में मतलब सेम होता है, याद रखिएगा। लेकिन अभिसारी अपसारी में जो कल मैंने पढ़ाया था उसमें कुछ चेंज होता है, आगे पीछे होता है, उल्टा होता है। ठीक है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एस आई मात्रक क्या होता है? आवर्धन पढ़े, आवर्धन बराबर क्या होता है? वी बाई यू, है ना। तो बोला जा रहा है कि मात्रक क्या होता है। देखो, आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता है। आवर्धन का मात्रक नहीं होता। जैसे कि एम्पियर, जैसे कि विद्युत धारा का मात्रक होता है ना एम्पियर, है ना। आवेश का मात्रक होता है कुलाम्ब, यानी कि आवेश को कुलाम्ब में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। तो आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। इसको बोला गया मात्रक विहीन, मतलब मात्रक नहीं होता है। मात्रक विहीन मतलब मात्रक नहीं होता है। बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से समझिएगा। ठीक है ना। और यही सब सवाल घूम घूम करके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। तो अगला सवाल है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ये सवाल कल भी आया था, लेकिन सवाल में वायु नहीं बल्कि निर्वात था। अब आपको मैं यहाँ पे होमवर्क देने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो आपको बताना है हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और शीशा यानी कि कांच, उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये तीनों मैंने कल बताया था। आप अगर नहीं देखे एपिसोड फर्स्ट में तो देख के आप मुझे बता सकते हैं। और हीरा का पूर्णांक तो आपको आप लोग कमेंट किए थे 4.24, बहुत अच्छा है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, मतलब वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आगे, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकतम अपवर्तन कहाँ से होता है। यानी कि जो नेत्र में जो प्रकाश जो है प्रवेश करता है, तो सब प्रकाश अंदर नहीं चल जाता है। ठीक है ना। यानी कि अधिकतम प्रकाश जो है ना, क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है, मतलब टकरा के वापस लौट जाता है। और वो किस पार्ट से? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। ठीक है ना, याद रख लीजिए, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से प्रकाश का अधिकतम जो है, अधिकतम प्रकाश जो है वो टकरा के क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, किसी या अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। देख रहे हैं ना, ज्यादा टफ, ज्यादा हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। देख, एक बात तो याद होता, समझ लीजिए कि आपको ज्यादा हार्ड हार्ड सवाल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मली सवाल अगर आप रिवीजन करते हो ना, तो यही सा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए कितना हल्का सवाल, ये बच्चा कभी नहीं भूलेगा। अगर एक बार भी अगर इस सवाल को पढ़ लिया होगा तो कभी नहीं भूलेगा। तो जब कोई व्यक्ति जब अंतरिक्ष में जाता है ना, तो उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? काला, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं, तो एक बात तो पता चल गया, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होती तो पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ता है? वो काला दिखाई पड़ता है। जिस तरह से अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है तो काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए हो गया। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश मतलब मात्रक वाला सवाल तो एक ना एक बार तो आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है ना। अगर फर्स्ट सिटिंग में विद्युत आवेश का आया होगा तो सेकंड सिटिंग में प्रतिरोध का आ जाएगा, मतलब ओम का कुछ भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, विद्युत आवेश क्या हो जाएगा जी? कुलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कुलाम है। वोल्ट का मात्रक पता रहे, वोल्ट किसका मात्रक है? तो विभवांतर का मात्रक है ना। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, ओम। और एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। तो इस मात्रक को आप रिवीजन करते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। तो पहले जान लेते, चालक कहते किसको? चालक एक ऐसा पदार्थ जिससे बिजली गुजर जाए,
जिसे बिजली पार हो जाए उसको बोलते हैं चालक। लोहा, सोना, चांदी, इस टाइप का, ठीक है। तो अब बोलते हैं उसमें कौन चीज इसका प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध का मतलब रुकावट। देखो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि चालक की लंबाई अगर बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लंबाई छोटा करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ से लंबा तार खींचेंगे तो उसको पहुंचने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन छोटा तार खींचेंगे तो उसको वोल्टेज को पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, करंट को पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो लंबाई पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, तो क्षेत्रफल भी डिपेंड करता है। अगर हम चालक का क्षेत्रफल मोटा कर देंगे तो मान लेते हैं कोई तार इतना पतला है और कोई तार इतना मोटा है, ठीक है ना। इतना पतला कोई तार है और कोई तार इतना मोटा है, तो किसमें ज्यादा बिजली प्रवाहित होगी, मोटा वाला से। इसलिए तो देखते हैं ना एसी वगैरह जो होता है उसमें मोटा मोटा वायर इस्तेमाल किया था, क्योंकि इसमें ज्यादा वोल्टेज लेता है। अगर आप छोटा सा बल्ब ले लीजिएगा और बल्ब में अगर आप सॉरी एसी ले लेते हैं, एसी में पतला का तार लगा देंगे आप अगर पतला वाला, तो देखिए तार जल जाएगा, क्योंकि उसमें जितना सहने की क्षमता है वो सह नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, घट जाएगा। अगर क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चालक के तापमान पे भी निर्भर करता है, यानी कि चालक का ताप अगर बढ़ा दीजिएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि किसी चालक का तापमान बढ़ने पे उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तापमान अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर जो है ये निर्भर नहीं करता है। एक और पॉइंट बनता है कि चालक के पदार्थ पे भी डिपेंड करता है। चालक पदार्थ मतलब पदार्थ कैसा है, चांदी वाला है तो जाहिर सी बात चांदी में तो अच्छा चालक है ना जी। अगर तांबा है तो तांबा से तो अच्छा चांदी में प्रवाहित होगा विद्युत धारा। तो क्या बोलते हैं, चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। तो इन पॉइंट को याद रखेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कौन सा संबंध सत्य है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप ओम का नियम पढ़े होंगे, V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर। तो अब इसी में से तीन तीन फॉर्मूला बनता है यहाँ से। आप देखते हैं कौन फॉर्मूला हमारा सही यहाँ पे आंसर है। तो V बराबर आई आर, देखिए यहाँ पे दिख रहा है V बराबर आई आर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कभी कभी ऐसे दे देगा V बराबर आई आर है, ठीक है। तो कभी कभी ना I का वैल्यू निकालेगा, तो I का वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, V बटा आर। तो ये भी देखना पड़ेगा V बटा आर तो नहीं है यहाँ पे। तो अगर नहीं है तो नहीं है। अगर R का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, V बटा आई। ये सब भी संबंध ही है ये। लेकिन इसमें तो ऐसा है ना, V बटा आई तो भी ऑप्शन में नहीं है ना। क्या है, V बराबर आई आर। सिंपल सा यहाँ पे बहुत आसान सा ये। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। मतलब अतिभारण के बोलते हैं ओवरलोडिंग, है ना। अगर ओवरलोडिंग हो जाता है तो उस समय जो विद्युत परिपथ यानी कि जो करंट जिससे फ्लो हो रहा ना विद्युत धारा, तो बोला जा रहा कि अगर ओवरलोडिंग हो जाएगा तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसीलिए तो ओवरलोडिंग हो जाता है ना, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, तो बहुत अधिक जो है वोल्टेज जो है बढ़ जाएगा, विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय, ये बात आप समझिए, जो विद्युत मोटर होता है ना, विद्युत मोटर, उसमें जो है विभक्त वलय का इस्तेमाल करते हैं। आप विद्युत मोटर का चित्र देखिएगा और उसका क्या बोलते हैं सिद्धांत पढ़िएगा, क्रियाकलाप पढ़िएगा, चित्रण पढ़िएगा, बनावट पढ़िएगा, तो उसमें विद्युत वलय क्या बोलते हैं, विभक्त वलय के बारे में पढ़िएगा। तो विभक्त वलय का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, विद्युत मोटर में करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगला कौन सा परंपरागत ऊर्जा है। देखो परंपरागत ऊर्जा मतलब क्या होता है, परंपरागत ऊर्जा का मतलब होता है जैसे परंपरा से चलते आ रहा है। मतलब कि आप सुने हैं ना, बहुत करोड़ों वर्ष से पहले पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए थे, ये सब होता है ना। तो वो सब ऊर्जा जैसे कोयला पेट्रोलियम ये सब क्या है, परंपरागत ऊर्जा है। तो यहाँ पे देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा तो खैर मानव बना रहा था, ये तो परंपरागत ऊर्जा होगा नहीं। भूतापीय ऊर्जा, तो भूतापीय ऊर्जा ये तो परंपरागत है, ये तो आदमी बना रहा है ना। जैव मात्रा, इससे पता चला जैव मात्रा जो एकदम बहुत पहले से चलते आ रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि जैव मात्रा को बोलते हैं बायोमास। इसका भी नाम याद रख लीजिए, बायोमास किसको बोलते हैं, जैव मात्रा को ही बोलते हैं बायोमास, यानी कि जैव ईंधन होता है उसी के तरीके से ही है। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, अगला सवाल बोलता है कौन सा, सॉरी यहाँ बोलता है कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है ऊर्जा है वो स्वच्छ ऊर्जा है। अब देखिए स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं किसको, स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं तो आपका मतलब डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, है ना। स्वच्छ ऊर्जा बोलते हैं एक ऐसा ईंधन जिसको जलाने पे कोयला नहीं निकलता, कोयला की मात्रा नहीं निकलता, उसको बोलते हैं स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ मतलब क्या समझे, साफ सुथरा, जिससे कोयला की मात्रा, कार्बन की मात्रा ना हो। तो कोयला से कार्बन, कोयला को जलाएंगे तो कार्बन तो निकलेगा, ऑटोमेटिक है कि कोयला को जलाने पे कार्बन निकलेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं,
अब हमारे यहाँ पे क्या, लकड़ी, लकड़ी को भी जलाते हैं, लकड़ी को भी जलाते हैं तो इससे भी धुआं निकलता है जो कि कार्बन टाइप का होता है। तो ये दोनों स्वच्छ ऊर्जा होगा नहीं। अब हमारा क्या, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, जैसे कि सीएनजी है ना, सीएनजी गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया, ये सब क्या, इससे इसको जलाने पे कार्बन की मात्रा नहीं निकलती है, ठीक है, तो इसको सबसे स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला पढ़ते हैं, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आगे ना सवाल घूम के, तो कभी लेंस का कभी दर्पण का देते रहेगा। धनात्मक किसका होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण में भी सेम है, उत्तल दर्पण में धनात्मक, अवतल लेंस में, अवतल दर्पण में ऋणात्मक। याद रखिएगा इस बात को। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ले जाती है। आप नई कार्तीय कार्तीय परिपाटी पढ़े होंगे इस तरह के, है ना। तो हमेशा वस्तु कहाँ, बाएं तरफ रखा जाता है, बाएं तरफ यानी कि ऋणात्मक रखा जाता है। तो बोला जा रहा है कि बिंब की दूरी ली जाती है, यानी कि प्रतिबिंब जो होता है ना, दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी, बिंब मतलब कोई वस्तु, उसकी दूरी कैसे ले जाती है, तो यहाँ से बाएं तरफ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो हमेशा ही देखिए सवाल बहुत बड़ा आता है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ऋणात्मक आंसर राइट होगा। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। और ये सवाल आपको, यही सब सवाल आपको अभी जो है ना, जो टाइम बाकी है एग्जाम में, ये सब सवाल घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, मतलब तो आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं, बस आप डेली जो भी क्लासेस चलती है उस क्लास को अटेंड किया करो, है ना, वीडियो को वॉच किया करो, स्पीड कर लो, नहीं तो अगर आप नहीं देख पाते हो तो स्पीड कर लो थोड़ा से, ताकि आपका रिवीजन होते रहे। ओके, अगला सवाल है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों वाहनों का पक्ष दर्पणों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि वाहनों का पक्ष दर्पण मतलब पीछे देखने के लिए, यानी कि कौन सा गाड़ी ओवरटेक कर रहा, तो कल मैंने बता रहा था, तो उसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, जो साइड मिरर जिसको बोलता है, क्या बोलते हैं, साइड मिरर, जो कि पीछे वाला कौन सा गाड़ी आ रहा है जा रहा है हमको पूरा दिखेगा, ठीक है ना। और अवतल दर्पण को तो इस्तेमाल होता है किसमें, जो हेडलाइट होता है ना, आगे देखने के लिए हेडलाइट, जो हेडलाइट लाइट होता है, जो गाड़ी के नीचे हेडलाइट होता लगा हुआ। अगला है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। दूर बिंदु देखिए, सामान्य नेत्र का मतलब हुआ जिसका आंख एकदम सही है, ठीक है ना, जिस जो चश्मा नहीं लगा है। अब ऐसा मत, इसका मतलब ये नहीं कि जिसका आंख खराब है वो चश्मा नहीं लगा रहा, तो ऐसा थोड़ी वो सामान्य नेत्र हो जाएगा, एकदम एक्चुअली में जिसका आंख एकदम सही है, दूर दूर का देख सकता है, यानी कि दूर बिंदु, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होगा, अनंत, यानी कि जितना दूर, जितनी दूरी उसके आंख की नजरें जाएगी वहां तक दिखाई पड़ जाएगी। और इसको पहचानने का तरीका यह है कि अनंत तक दिख जाएगा। और नजदीक यानी कि अगर ये बंदा यहाँ पे है, उसकी आंखें यहाँ पे है दो ठो, और अगर इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर के पास कोई किताब लेके पढ़ रहा, तो आसानी से पढ़ लेगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर। और जैसे ही 25 सेंटीमीटर से अगर कम लगा तो इसके मतलब पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होगा, मतलब आंख सही है, ठीक है ना। और 25 सेंटीमीटर दूर तो खैर पढ़ ही लेगा आराम से, अगर छोटा होगा तो नहीं पढ़ पाएगा, है ना। लेकिन दूर वस्तु आसान से दिख जाता है। तो अगर इसका दो सवाल बनता है, सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी बोलता है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगा, और दूर बिंदु तो क्या हो जाएगा, अनंत, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो ये सवाल हमेशा घूमते रहेगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर का नजर आएगा, नजदीक का नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको आप रटने की जरूरत नहीं है, आप एक बात याद रखिए, आपने दादा या दादी के चश्मा देखे होंगे, उस चश्मा में कैसा रहता है, चश्मा बायोफोकल लेंस रहता है चश्मा में, और एक ऐसे ऐसे रहता लेंस लगा हुआ। तो ये देखो नीचे है, नीचे मतलब नजदीक का देखने के लिए, और ये ऊपर रहता है, और इसमें जो होता है ना उत्तल, एक्चुअली यही है कि उसमें उत्तल रहता है, इसमें अवतल रहता है। तो इससे भी याद कर लो, नजदीक का अगर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है ना, कि दूर तो दिख जाता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखता है, मतलब नजदीक को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, दर्पण नहीं लेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बोलता है नजदीक निकट के लिए, तो फिर अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस दादा वाला चश्मा से याद रखेगा, या तो गांधी जी वाला चश्मा याद कर लो, है ना। तो ऊपर है मतलब दूर देखने के लिए, और नजदीक मतलब निकट देखने के लिए। तो निकट देखने के लिए मतलब नजदीक में प्रॉब्लम हो रहा है ना, नजदीक में प्रॉब्लम हो रहा, नजदीक का दिख नहीं रहा, दूर का दिख रहा, तो जो दिखता है वही दोष होता है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। बहुत अच्छे तरीके से क्लियर मैं कर दिया हूं, और अभी भी क्लियर हो गया है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। टिंडल प्रभाव कल ही मैंने पढ़ाया था, प्रकाश का परिकिरणन, देखिए प्रकाश के परिकिरणन से टिंडल प्रभाव होता है। इसके अलावा और भी घटनाएं हैं, जैसे कि आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देना, ये भी टिंडल प्रभाव है, ठीक है ना, याद रखिए। सॉरी प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तीसरा एक और घटनाएं हैं, जो सूरज डूबते और निकलते समय जो लाल दिखाई पड़ता है ना, वो भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है जी, जो क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बनता है ना,
आकाश में बरसात होने के बाद इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष बनने के बाद जो रेनबो बनता है ना, वो भी रेनबो क्या है, यानी कि इंद्रधनुष जो है वो वर्ण विक्षेपण है। और अपवर्तन घटनाएं तो जाने, तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन होता है। दूसरा है कि सूर्य निकलने से 2 मिनट पहले हमको दिखाई पड़ जाता है, ठीक है ना, और डूबने के 2 मिनट बाद दिखाई पड़ता है, ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। तो ये सब घटनाएं याद रखिएगा, बात को सुनते रहिएगा, दिमाग में घुसते रहेगा, ठीक है ना। अगला है, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को दर्शाता है। शक्ति किसका बोलता है, विद्युत शक्ति मतलब पावर, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत शक्ति को दर्शाता है। देखो, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है, फॉर्मूला होता है VI, ठीक है, ये बात याद रखिए, फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला है, P बराबर VI। यानी कि सवाल में विद्युत वोल्ट दिया रहेगा, धारा दिया रहेगा, तो आप आराम से पावर निकाल सकते हैं। अब देखेंगे क्या VI है, यहाँ पे नहीं है, तो चलिए अब आगे देखते, इसी VI से हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप ओम का नियम में अभी बता रहा था कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है ना, V बराबर IR। तो V के बराबर क्या है, IR है। तो हम इस V के जगह पे IR पुट कर सकते हैं, इस V का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, IR, ठीक है ना। और पहले से I दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। देखो I स्क्वायर R है, हाँ देखो यहाँ पे, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इससे और भी हम ले जा सकते हैं, I बराबर क्या फॉर्मूला होगा, ये वाला, अगर हम ओम का नियम में जाने V बराबर IR, तो I बराबर क्या होगा, V बटा R। अब हम देखो I के जगह पे हम यहाँ पुट कर सकते हैं V, और I के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, V बटा R। तो V स्क्वायर बटा R, तो एक ये भी फॉर्मूला बन जाएगा शक्ति का, एक ये भी फॉर्मूला बनेगा पावर का, एक ये भी फॉर्मूला बनेगा पावर का। तो अब ऑप्शन में चेक करना कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। तो I स्क्वायर R दिया हुआ, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, समझ आ गया। तो पावर का फॉर्मूला याद रखना, फिर किसी दिन होमवर्क में दूंगा तो आपको बताना भी है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है। देखो, व्यापारिक मतलब समझ रहे हैं, बिजनेस के रूप में जो मतलब यूज करते हैं। तो घर में मीटर जो लगा होता है, और जो मीटर जो रीडिंग करने के लिए आता है, जो चेक करने के लिए आता है, वो क्या बोलता है, कितना बोलते, कितना यूनिट उठा है ना, क्या बोलते, कितना यूनिट बिजली हुआ है, मेरा मेरा बिल कितना यूनिट आया है। तो व्यापारिक मात्रा क्या यूज करते हैं हम लोग, यूनिट यूज करते हैं। विद्युत ऊर्जा का जो है व्यापारिक मात्रा क्या है, यूनिट है। तो इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल बहुत एग्जाम में पूछा था, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, इतना बार सवाल पूछा गया, मत पूछिए, यही सा सवाल घूम घूम के आता है, और ये नॉर्मल सा सवाल है, हार्ड वाला सवाल है, बहुत आसान सा सवाल। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में तर्जनी उंगली क्या है। देखो, फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ को फैलाया था, अंगूठा, फिर तर्जनी, अंगूठा के बगल का तर्जनी बोलता है, उसके बड़ा वाला फिंगर मिडिल फिंगर, फिर एक उसके छोटा, फिर एक छोटा सा फिंगर, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, जब आप बाएं हाथ को ऐसे फैलाइएगा ना, तो ये अंगूठा है, अंगूठा क्या बताया कि अंगूठा जो है विद्युत बल की दिशा बताएगा, क्या बताएगा, बल की दिशा, अंगूठा बल की दिशा। और तर्जनी अंगूठा के बगल वाला है, ये बोला क्या कि क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जो ये मिडिल फिंगर है, इसको बोलते हैं विद्युत धारा की दिशा बताएगा, विद्युत धारा की दिशा। यही तीनों पॉइंट याद रखेगा कि फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियम में क्या बताया था कि अंगूठा जो है विद्युत बल की दिशा बताएगा, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, और जो मिडिल फिंगर है वो क्या बनाएगा, विद्युत धारा की दिशा बताएगा। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है कि तर्जनी, तो तर्जनी क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेगा, सवाल तीनों में से कोई भी दे सकता है, हालांकि यही सवाल ज्यादा पूछता है, तर्जनी वाला ज्यादा पूछता है। लेकिन आप याद रखेगा, बीच मध्यम फिंगर पूछ लेगा तो धारा बता दीजिएगा, अंगूठा बोलेगा तो बल की दिशा बताइएगा। तो ये सब आपको आगे मतलब कंसेप्ट समझने में बहुत आसान होगा। अगला है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। मतलब आप डायनमो वगैरह पढ़ोगे ना, डायनमो हो गया, आपका मोटर पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें एक तांबे की तार का जो घुमा होता है, तो बोला जा रहा है घूर्णी गति कर रही, इस कुंडली के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होगा। यानी कि विद्युत धारा जो है कितने परिभ्रमण, कितने बार घूमने के बाद धारा बदल जाता है, ठीक है ना। तो आधे बार घूमेगा ना, जैसे आधा घूमेगा धारा बदल जाएगा। मतलब अगर यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ आया तो धारा चेंज हो गया, फिर यहाँ आया तो धारा बदल गया, फिर यहाँ आया तो धारा बदल गया, मतलब ऐसे जो है ना धारा बदलते रहता है। तो आप आगे पढ़ोगे या तो पढ़ भी जाओगे, आधे हमारा आंसर सी होगा। आगे पढ़ते हैं, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखो, समांतर क्रम, हम लोग घर में जो वायरिंग करते हैं ना, किस क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं। घर में जो वायरिंग करते हैं समांतर क्रम में करते हैं, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम आप एक जानते, समांतर क्रम भी होता है, श्रेणी क्रम होता है। श्रेणी क्रम किसको बोलते हैं, जैसे एक ही लाइन में पूरा जुड़ा रहे। जैसे कि आप शादी में देखेंगे झालर वाला बत्ती होता है ना शादी में, एक तो करंट मारेगा, ये तो एक स्विच दबाएंगे सब जल जाएगा।
एक स्विच बंद करेंगे सब स्विच बंद हो जाएगा। लेकिन घर में तो ऐसा नहीं होता ना, घर में हर रूम में अलग अलग बोर्ड लगा होता है, इसको बंद करेंगे तो यही बत्ती बंद होगा, इसको बंद करेंगे तो यही बत्ती बंद होगा, ऐसे होता है ना। तो ये समांतर क्रम है। जो सड़क पे रोड पे देखते हैं ना, हाईवे रोड पे बीच बीच में जो पोल गड़ा होता है, उस पर स्विच लगा होता है, हर पोल में एक ठो लाइट लगा रहता है। तो क्या जो स्विच वाला आदमी होता है पूरा जाके लाइट जलाता है? नहीं ना, इसका एक स्विच होता है, एक स्विच दबाएगा पूरा लाइट जल जाएगा, एक स्विच जलाएगा दबाएगा पूरा लाइट जो बंद हो जाएगा। तो वो श्रेणी क्रम में अरेंज होता है, ठीक है। तो बोला गया क्या, समांतर क्रम श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम को निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर एस निकालते हैं, सीरीज निकालते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप मुझे बताओ, अगर R1 है, कोई प्रतिरोध है 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, जितना प्रतिरोध बढ़ाते जाएंगे, जितना प्रतिरोध बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा श्रेणी क्रम में। लेकिन समांतर क्रम में 1/RP पैरेलल क्या होता है, 1/R1 होता है, 1/R2 होता है, 1/R3 होता है। देखिए इसकी संख्या जितना बढ़ाएंगे, इसकी संख्या जितनी बढ़ाएंगे, संख्या जितनी बढ़ती जाएगी, इसका प्रतिरोध उतना जो है घटते जाएगा, है ना। लेकिन सवाल क्या बोला जाएगा, संख्या घटने पे, यानी कि ई ना, अगर 5 है ना तो 4 कर देंगे तो जाहिर सी बात प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 3 कर देंगे तो और बढ़ जाएगा, 2 कर देंगे तो और बढ़ जाएगा, 1 करेंगे तो और, क्योंकि बटा में मतलब क्या समझे, जो सब बटा दिया हुआ है। तो जैसे ही अगर संख्या घटाइएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और संख्या बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध का मान घटता जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखें। तो यहाँ पे उल्टा श्रेणी में उल्टा, समांतर श्रेणी में उल्टा हो रहा है। समांतर श्रेणी में क्या हो रहा, प्रतिरोध की संख्या, प्रतिरोधक की संख्या बढ़ा रहे तो प्रतिरोध बढ़ रहा, और यहाँ प्रतिरोधक की संख्या बढ़ा रहे तो प्रतिरोध कम हो रहा। अगर श्रेणी में प्रतिरोधक की संख्या घटा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, अगर समांतर में प्रतिरोधक की संख्या घटा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है, उत्तम मतलब सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। तो कौन सा ऊर्जा होगा, बायोमास। बायोमास सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, ठीक है ना। लकड़ी से भी अच्छा, कोयला से भी अच्छा, पेट्रोलियम से भी अच्छा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला सवाल पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमाकार रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए बहुत आसान सा है, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, ये गोलीय दर्पण है, ठीक है ना, आधा कटा हुआ भाग। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ ये है ना, जैसे मान लीजिए अब मैंने अवतल दर्पण बना लिया, ठीक है, तो यहाँ से टकरा के भागेगा रोशनी, ठीक है। तो वृत्ताकार, ये जो वृत्ताकार है ना सीमा रेखा, ये जो व्यास है, क्या है, ये व्यास है ना जी। जैसे अगर हम वृत्त बनाते हैं, ऐसे गोल बनाते हैं, तो ये ना होता है हमारा दर्पण, तो ये क्या है, व्यास है। इस ये जो हमारा B1 होता है, B2 बोलते हैं जिसको, ये क्या है, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण के, सॉरी, दर्पण का द्वारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक, याद रखिए दरवाजा ये है। ओके, ऑप्शन डी। ये देखो सवाल भी आया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, मतलब आर का वैल्यू कितना है, 32 सेंटीमीटर। तो हमको एफ का निकालना है। तो आप पढ़े हैं ना, दर्पण में जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है, जो आर बराबर होता है ना 2f के बराबर होता है। आर जो है 2f, यानी कि 2 फोकस दूरी मिलकर एक आर बनता है। तो अगर एफ निकालना हो तो क्या करेंगे, वो r/2 करेंगे, क्या करेंगे, r/2। ये जो दो जो गुना में क्या बन जाएगा, भाग में बन जाएगा। तो आर, और आर का वैल्यू कितना दिया, 32 में लिख देता हूँ, 32/2 यानी कि 16। अब 16 यहाँ पे प्लस में कि माइनस में, क्योंकि फोकस दूरी आ रहा 16। अब देखिए दर्पण क्या चाहिए, दर्पण हमारा है उत्तल दर्पण, और आपको पता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर अवतल दर्पण बोलता तो बाबू, है ना, अगर अवतल दर्पण बोलता तो क्या होता है, ये वाला आंसर होता है ऋणात्मक, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस बात को एकदम एकदम कान खोल के दिमाग का जो है ना पीयूष ग्रंथि पूरा ओपन रखेगा, ताकि पूरा कैप्चर हो जाए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, इसीलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट हो। कोई अगर पूछ लेगा, किसी से पूछ लीजिएगा कि ये वाला हो गया, ये कहन हुआ, अगर वो जानकार रहेगा तो बता देगा, ना तो बुधुआ रहेगा तो नहीं बता पाएगा, है ना। तो मतलब पूरा अच्छे से पढ़ लेगा तो बता ही लेगा, तो मैं तो बता ही रहा हूँ अच्छी तरीके से, तो समझ लीजिए, नॉलेज रख लीजिए दिमाग में। आगे क्या होता है, किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आवर्धन ऋणात्मक, यानी कि इधर हम रखते हैं आवर्धन क्या हो रहा, ऋणात्मक हो रहा, इधर हो बन रहा, तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे बनेगी। तो अगर हम देखो अवतल दर्पण में पढ़े हैं, 5 केस पढ़े हैं अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब ऋणात्मक इधर बन रहा था, बाएं तरफ क्या बनता था, ऋणात्मक बनता था। तो जब ऋणात्मक बनता था तो क्या होता था, वस्तु क्या हो रहा था, क्या वस्तु जो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बन रहा था, है ना, उल्टा बन रहा था, और क्या वास्तविक बन रहा था और उल्टा बन रहा था। आप दर्पण में अवतल दर्पण को याद कीजिए, जो छह केस पढ़े थे, पांच केस तक ही पढ़े थे ना, कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और अगर एक केस पढ़े थे जो बाहर इधर बना था, जो आभासी टाइप का था, तो आभासी सीधा था,
ठीक है ना। तो हमारा क्या बोला जा रहा है, आवर्धन ऋणात्मक हो, तो ऋणात्मक कब होगा, जब बाएं तरफ बनेगा तब ना, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव यहाँ से हम लेते हैं, जो कार्टेशियन लेते हैं, तो बाएं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। आगे, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो ये सवाल इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन आंसर एकदम छोटा सा है, चूहा के जैसा है। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, फैलना, स्कैटरिंग। अब बताओ कौन सा रंग ज्यादा फैलता है, तो बोलिएगा सर नीला रंग बहुत ज्यादा फैलता है ना, ब्लू कलर जो बहुत ज्यादा फैलता है, इसलिए तो हमको आकाश जो है नीला नीला दिखाई पड़ता है। कारण ये लाल उतना नहीं फैलता है, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, अब ब्लू का तरंगदैर्घ्य कम होता है, ठीक है ना, इसीलिए ब्लू जो है फैलता है, तो नीला रंग ज्यादा फैलता है। ओके, ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है, यानी कि भारत में, इंडिया में जो एसी धारा है ना, प्रत्यावर्ती समझ रहे हैं ना, अल्टरनेटिव करंट, जो एसी धारा जो जनरेट होता है ना, उसकी आवृत्ति कितनी होती है ना, उसकी हर्ज आवृत्ति है ना, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 50 हर्ज होता है। देखो ये जो हर्ज लिखा हुआ ना, ये आवृत्ति का मात्रक है, सवाल आ जाएगा कि आवृत्ति का मात्रक क्या है जी, तो क्या बोलेगा, हर्ज। क्या नाम है, हर्ज, इसको एच जेड से डिनोट करते हैं, हर्ज। तो 50 हर्ज भारत में जो है उत्पादित विद्युत धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन हमारा ए राइट हो गया आंसर। और लास्ट सवाल पढ़ते हैं, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक क्या होगा। अल्प मापांक मतलब बहुत छोटा से छोटा माप, जैसे मान लो कि 1 वोल्ट मीटर स्केल है यहाँ, ठीक है, ये हमारा 0 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। अब इसको 20 भाग में विभाजित करना, तो 1 2 3 4 इस तरह से हम क्या करेंगे, 20 भाग में विभाजित कर लेंगे। तो सबसे छोटा देखो, अल्प 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 मापांक मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा माप। तो 20 बराबर भाग में विभाजित हुआ, तो एक माप निकालना पड़ेगा हमको। तो क्या कीजिएगा आप, तो आप जो 1 वोल्ट है ना, उसको 20 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 1 वोल्ट को 20 से भाग करेंगे तब नहीं हमारा एक पार्ट का निकल पाएगा, तो इसको 20 से डिवाइड कर दो। देखो पॉइंट डाले, जीरो नहीं लग रहा, जीरो लगाओ, 20 25 100 कितना गया, 0.05, ठीक है ना। तो 0.05 वोल्ट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल बहुत बड़ा आया है। ओह माय गॉड, लास्ट सवाल खत्म हो चुका है। 30 सवाल हम लोगों ने इस एपिसोड 2 में पढ़ लिया है। तो आपको ये एपिसोड 2 कैसा लगा, लाइक जरूर करके बताना और शेयर भी कर देना दोस्तों के पास। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल पर बटन प्रेस करके, है ना, सब्सक्राइब वाला बटन पे प्रेस करना, ऑल क्लिक करना, ताकि मैं जब भी क्लास चालू करूंगा तो आपके पास मैसेज, जैसे मोबाइल कैसे टिंग 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 करके जाता है ना, तो उस तरह से आपके मोबाइल पे भी मैसेज आया कि हाँ भाई क्लास चालू हो चुका है। तो ये एपिसोड 2 था। अगर आपने एपिसोड फर्स्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में टॉप पे लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर देखना। और अगर आपको एपिसोड 3 भी चाहिए तो जो भी बच्चा खुचा सवाल रहेगा ना, पूरा मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नीचे ब्लॉग का चैनल दिया हुआ, अपना ब्लॉग का चैनल, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ब्लॉग चैनल, ठीक है ना, उसको सब्सक्राइब करना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।